की राजनीति चलती है। अगर योगी सरकार ने डिसाइड कर लिया कि फला जो है वो गुंडा है या उसका कारोबार जो है उसमें कोई डाउट है तो उसको जेल में डाल दो, मतलब एक जुडिशियल प्रोसेस नहीं है वो कहते हैं। देखिए, हिंदुस्तान की जुडिशरी वाइब्रेंट है, हिंदुस्तान की सरकार में हो, हम हमेशा जनता जनार्दन की सेवा में लगे रहते हैं और जब सरकार में होते हैं तो बहुत अधिक तीव्रता से, अधिक विस्तार से सबका साथ, सबका विकास, इस मूल मंत्र को लेकर के जी जान से जुटे रहते हैं। और मैं इस चुनाव में भी सभी राज्यों में देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लहर है। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका इन सभी 5 राज्यों की जनता देगी। और ये भी सही है कि जिन राज्यों में हमें सेवा करने का मौका मिला है उन्होंने हमें परखा है, हमारे काम को देखा है और उसका परिणाम होगा। पहले के जमाने में पॉलिटिकल फील्ड में एनालिसिस करते समय एक शब्द पॉपुलर हो चुका है, एंटी इनकम्बेंसी। मैं समझता हूं कि हमारे देश में वक्त बदला लेकिन कभी कभी टर्मिनोलॉजी नहीं बदली। और ये कारण ये है कि पहले जो सरकारें चलती थी वो फाइलों पे हस्ताक्षर करना, मनमर्जी के लोगों की फाइल को प्रायोरिटी देना, योजनाएं चुनाव को केंद्र में रख के घोषित करना और कभी कभी जाकर के फीते काट के चले आना, शिलान्यास करके चले आना। डिलीवरी की तरफ कभी योगदान उनका ध्यान नहीं रहता था। उनको लगता था घोषणा हो गई, यानी विज्ञान भवन में दिया जलाया तो उनको लगता था काम हो गया। और जब लोगों को काम नजर नहीं आता है और घोषणाएं बार बार सुनने को मिलती हैं, तब एंटी इनकम्बेंसी का जन्म होता है। लेकिन जब काम करने का प्रयास दिखता है, दिन रात की मेहनत दिखती है, आसपास में कुछ न कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, तो फिर एक विश्वास बनता है कि वहाँ हो रहा है तो कल मेरे यहाँ भी होगा। गरीब को घर उसको मिल गया तो कल मुझे भी गरीब हूँ, मेरा घर इस बार लाइन नंबर नहीं लगा लेकिन कल मुझे मिलेगा, ये विश्वास पैदा होता है। और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में जहाँ भी हमें स्थिरता के साथ काम करने का मौका मिला है वहाँ एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी का माहौल होता है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रो इनकम्बेंसी को लेकर के चुनाव में अधिक ताकत से उभर करके आती है। पर उत्तर प्रदेश में एक खासियत रही कि एक ही पार्टी को दोबारा चांस नहीं देते हैं, मौका नहीं मिलता है। लेकिन आपको लगता है कि इस बार जो है, क्योंकि 3 चुनावों में उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, 2014 में, 17 में, 20 में आपको वोट दिया, तो आपको क्या लगता है कि आपने ही बहुत अच्छे ढंग से इस बात को कह दिया है कि 2014 में हमें वोट मिला, फिर 2017 में मिला, 19 में, हाँ, फिर 2019 में मिला, यानी 3 बार मिला। मतलब जो पुरानी थियरी है, एक बार आओ एक बार जाओ वाला, उत्तर प्रदेश ने पहले ही नकार दिया है। जब पहले ही नकार दिया है तो अब क्यों आगे बढ़ाएगा? भारतीय जनता पार्टी ने अनुभव किया है कि हमें 14 में स्वीकार किया, फिर काम देखा 17 में स्वीकार किया, काम देखा 19 में स्वीकार किया, काम देखा 22 में स्वीकार करेंगे। जी, सभी तस्वीरों में जो पोस्टर्स छपती हैं उनमें मोदी जी की तस्वीर होती है और योगी जी की। जहां पर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है वहां पर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट का होता है, नहीं तो मोदी जी की तस्वीर होती है हर जगह। तो अगर क्या हम ये मान के चल सकते हैं कि जो राज्य के चुनाव होते हैं एक किस्म से एक रेफरेंडम है सेंटर की पॉलिसीज को भी, सिर्फ स्टेट की नहीं, सिर्फ सेंटर की भी पॉलिसीज? आप देखिए,
भारतीय जनता पार्टी एक कलेक्टिव लीडरशिप में विश्वास करती है, सामूहिकता में विश्वास करती है और हम स्तर पर सामूहिक रूप से काम करने के आदी हैं। वो तस्वीर प्रधानमंत्री की नहीं है, वो अपनी विविधता को बनाए रखना है। भारत की विविधता ही उसकी ताकत है, लेकिन व्यवस्थाओं को भी बनाए रखना है। और इसलिए हम कहते हैं कि जब डबल इंजन लगता है तो ताकत बहुत बढ़ जाती है, हमारी शक्ति वेस्ट नहीं होती है। हमें इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ देश का कल्याण, गरीबों का कल्याण, देश के युवाओं का भला, इतना ही हमारा अर्थ है। आप विविधता की रिस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, स्टालिन, केसीआर, महबूबा, ममता सब कहते हैं कि आपकी पार्टी जो है उस विविधता को रिस्पेक्ट नहीं करती, इसलिए हमारी शक्ति वेस्ट नहीं होती है। हमें इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ देश का कल्याण, गरीबों का कल्याण, देश के युवाओं का भला, इतना ही हमारा अर्थ है। आप विविधता की रिस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, स्टालिन, केसीआर, महबूबा, ममता सब कहते हैं कि आपकी पार्टी जो है उस विविधता को रिस्पेक्ट नहीं करती, इसलिए चाहे बंगाल हो या आंध्रा, तमिलनाडु, केरला और कश्मीर, इन सभी राज्यों में बीजेपी कहीं घुस भी नहीं सकती है, सरकार बना नहीं सकती है, क्योंकि एक सेंट्रिस्ट, एक स्ट्रांग व्यू पॉइंट वाली पार्टी है जो रीजनल एस्पिरेशंस को नहीं समझती। पहली बात ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका ये मत है कि देश के विकास के लिए हमें रीजनल एस्पिरेशंस को एड्रेस करना ही चाहिए। और देश में मैं पहला मुख्यमंत्री हूं जो इतने लंबे समय तक राज्य का मुख्यमंत्री रह करके आया हूं, और इसलिए राज्य के एस्पिरेशंस क्या होते हैं, राज्य की आवश्यकताएं क्या होती हैं, इसका मुझे भली भांति समझ है। और इसी के कारण हम हिंदुस्तान के सभी राज्यों की अब देखिए, मैं दुनिया के मेहमान आते हैं तो पहले उनको दिल्ली में ही आना और जाना हो जाता था, मैं ऐसा नहीं करता हूं। आप ट्रंप को ले गए गुजरात? मैं उनको अलग अलग जगह पर, मैं चाइना के राष्ट्रपति को ले गया तमिलनाडु, मैं फ्रांस के राष्ट्रपति को ले गया उत्तर प्रदेश, मैं जर्मन चांसलर को ले गया कर्नाटका, और तब तो कांग्रेस की सरकार थी। किसकी सरकार? इस देश की शक्ति को उभारना, इस देश के हर राज्य को प्रोत्साहन मिलना, यही हमारा काम होता है। अब यूएन में जाकर मैं तमिल भाषा में कोट करता हूं तो दुनिया को गर्व होता है कि भारत के पास दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। पहले कोई बोलता ही नहीं था, और इसलिए तो मैं हर एक को साथ लेकर के चलने का प्रयास करता हूं, और मैं मानता हूं वही रास्ता है। हम विविधता में एकता के दर्शन करते हैं, लेकिन आज दुर्भाग्य से कुछ नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए विविधता को एक दूसरे के साथ विरोध के लिए सीड्स के रूप में उपयोग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमें विविधता में से एकता को पनपाना है। तो आप कह रहे हैं इससे अलगाववाद बढ़ेगा? पिछले 50 साल का अनुभव यही है, उन्होंने यही किया है, हर चीज पे देश को बांटो, राज करो, और उसी में से अलगाव पैदा होता है। लेकिन भारत का चरित्र ये नहीं है, भारत के नागरिकों का चरित्र ये नहीं है। आप इसको एक डू यू सी इट एज अ थ्रेट कि अगर इसे अभी नहीं रोका जाएगा तो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स आ जाते हैं कि जैसे अगर कश्मीर का अलग बात है, नॉर्थ ईस्ट की बात अलग है, लेकिन अगर आप द्रविड़ मूवमेंट को देख लेंगे या कहीं और राज्य में देख लेंगे, अगर रीजनल एस्पिरेशंस को बढ़ाया जाता है तो क्या एक यूनिटी फैक्टर में कोई देखिए दरार पड़ सकता है? मैं बताता हूँ काम करने का तरीका कैसे होता है। हमारा ये मत है सामाजिक न्याय। भारत जैसे देश में इतनी विविधता भरा समाज व्यवस्था, और अगर सामाजिक न्याय के सिद्धांत में हम थोड़ा सा भी ऊंचे नीचे करेंगे तो हमारे देश को बहुत नुकसान होगा। इसलिए समाज का छोटे से छोटे तबके के व्यक्ति को भी विकास में पूरा सहयोग मिलना चाहिए और विकास के लिए अवसर मिलना चाहिए। जैसे समाज के अंदर सामाजिक न्याय की आवश्यकता है, वैसे ही राष्ट्र में भी कोई एक इलाका बहुत आगे बढ़ जाए और कोई इलाका पीछे रह जाए
तो कभी भी देश का भला नहीं होगा। हमारे यहाँ सर्वांगीण विकास होना चाहिए, सर्वसमावेशक विकास होना चाहिए, सर्वस्पर्शी विकास होना चाहिए, सर्वहित में विकास होना चाहिए। और इसलिए हम एक विषय लेकर के आए जिसमें भी मैं देख रहा हूं कि सभी राज्य हमारे साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहे हैं। एक राज्य नहीं कर रहा है, ये दुर्भाग्य है, बाकी सब राज्य कर रहे हैं। क्या है? हमने देखा कि हिंदुस्तान में 100 से थोड़े ज़्यादा कुछ जिले ऐसे हैं कि जो राज्य की एवरेज से भी बहुत पीछे हैं। हर प्रकार से वहाँ का धन तो सब राज्य जिलों को समान मिलता है, तो ऐसा क्यों होता है? गवर्नेंस के प्रॉब्लम, योजनाओं का अमलीकरण नहीं। हमने ऐसे जिलों को एस्पिरेशनल जिलों के रूप में आइडेंटिफाई किया और राज्य सरकारों की सहमति से किया। करीब 110-115 जिले हैं और उस पर हमने स्पेशल फोकस किया। मैं खुद जिलों से बात करता हूँ, उन जिलों में कल्याणकारी योजनाएं ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। मैं राज्य सरकारों को प्रार्थना करता हूँ कि वहाँ यंग अफसरों को लगाइए, IAS अफसरों को, प्रमोटेड अफसरों को या रिटायर्ड एज वाले लोगों को वहाँ मत भेजिए, यंग लोगों को लगाइए। और मैंने देखा कि सभी राज्यों ने मेरी इस बात को माना, यंग अफसरों को लगा। दूसरा, मैंने कहा बार बार ट्रांसफर मत कीजिए, उनको वहाँ रहने दीजिए 3 साल, उनको कहिए कि तुम काम करो, बाद में तुम्हें अच्छा पोस्टिंग देंगे। सभी राज्यों ने मेरी मदद की और आज ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है वो राज्यों की एवरेज से भी कुछ तो आगे निकल रहे हैं, कई पैरामीटर में आगे निकल रहे हैं। अब देश का भला हो रहा है। तो मेरा फेडरलिज्म में छोटे से छोटी इकाई का भी भला हो। अब जैसे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हिंदुस्तान के हर गांव में जाना चाहिए। हम लगे हैं, पैसे लगा रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं। क्यों? हमें तो पूरे देश को ऊपर लाना है। यही तो रीजनल एस्पिरेशंस को एड्रेस करने का हमारा तरीका है। ये बात चलती है कि ये मोदी दी एडमिनिस्ट्रेटर है। अब अगर आप मोदी द पॉलिटिशियन के बारे में बात करूं तो जो पोलराइजेशन हमारे सोसाइटी में है वो हर इलेक्शन में उभर कर आती है, जाति के नाम पर हो या धर्म के नाम पर हो। कोई ना कोई किस्सा जरूर हो जाता है इलेक्शन से पहले। तो मोदी दी एडमिनिस्ट्रेटर आपने बता दिया आपने क्या क्या किया है, मोदी द पॉलिटिशियन नहीं कर पाया है अभी तक। पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी, उसका मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमने हमारे इन सिद्धांतों को कभी बदला नहीं है। आपने मेरे मुंह से सैकड़ों बार इसको सुना होगा और मैं तो देख रहा हूं इन दिनों दुनिया के देश भी मेरे इस वाक्य का अपनी भाषा में ट्रांसलेशन करके सुनाते हैं कि मोदी इन सिद्धांतों पर काम करते हैं। और इसलिए हम मानते हैं कि सबका साथ, यही हमारा मंत्र रहा, हम करते हैं। समाज व्यवस्था तो है ही है, इसको तो कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन हैरानी तब होती है जब मैं देख रहा हूं मीडिया में हम समाज को कोई दबा कुचला वर्ग हो, उसकी चिंता हमको करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम कहेंगे भाई इस समाज में अगर पंथ के आधार पर देखें तो इस संप्रदाय में इस प्रकार की जाति व्यवस्था का वर्णन करेंगे और इस समाज में हम कभी नहीं करेंगे। क्या वहाँ भी समाज के और वर्गों में जातियाँ नहीं हैं, ऊंच नीच नहीं है, वहाँ पर बैकवर्ड नहीं। अब जैसे मेरे यहाँ गुजरात में मुस्लिम संप्रदाय में मैं समझता हूँ कि 70 जातियाँ ऐसी हैं जो ओबीसी हैं और मेरे गुजरात में जब मैं था उनको ओबीसी की कैटेगरी में बेनिफिट मिलता था। लेकिन कभी मैं मीडिया में नहीं देख रहा हूँ कि भाई वहाँ कितने ओबीसी को टिकट मिला, वहाँ कितने पिछड़ों को टिकट मिला, कुछ नहीं। तो ये इस प्रकार की राजनीति कौन करते हैं जी? क्या इसे बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हम टिकट देंगे तो भी जाति के आधार पर बंटवारा शुरू कर देते हैं, इसी भाषा में वर्णन करते हैं। किस जाति का कितना वोट मिलेगा ये भी कह रहे हैं। हम ये सारी भाषा को बदलना चाहिए और इसलिए सबका साथ सबका विकास, हम उसी मंत्र को लेकर के चलना चाहते हैं ताकि हमारा मत है कि देश की एकता
देश को आगे ले जाने के लिए बहुत आवश्यक है। पर जो अल्पसंख्यक हैं वो दरार में गिर जाते हैं, वो जो फिशर्स होते हैं उनमें गिर जाते हैं। जो वो आपने तो कई सारे उदाहरण दे दिए जहाँ पर वो जैसे आपने कहा कि कार्ड यहाँ पर भी इस्तेमाल हो सकता है, वहाँ पर भी इस्तेमाल हो सकता है, बहुत सारी योजनाएं हैं। लेकिन जब ऐसे पोलराइजेशन की जो किस्से हो जाते हैं तब क्या होता है, मीडिया में भी आ जाता है, और जब मीडिया में आता है माइनॉरिटीज़ आर नॉट सेफ इन इंडिया, इंटरनेशनल मीडिया में भी आ जाता है। जो पूंजी निवेश करना चाहता है बाहर बैठ के, वो सोचता है यहाँ पॉलिटिकल अनरेस्ट है, मैं क्यों यहाँ पर पैसे लगाऊं। तो एक आज विश्व में भारत ने अपनी एक अच्छी पहचान भी बनाई है, और वो मीडिया की ताकत से भी आगे निकल गई है। अब जहाँ तक मीडिया का सवाल है, वो क्यों ऐसा करते हैं, किसके कारण करते हैं, किसके लिए करते हैं, किसके कहने से करते हैं, किसके दबाव में करते हैं, ऐसे विषयों पर मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन मेरा इतनी समझ जरूर है कि मीडिया वर्ल्ड में भी एक बहुत बड़ा कंपटीशन है। उनको भी टिकने के लिए, अपने व्यापारिक हितों के लिए भी बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ रही है। वो भी एक एलिमेंट है मीडिया की, कुछ मजबूरियां भी हैं उनकी। इस सब के बावजूद भी हमारी बात दुनिया में पहुंची है, इन्हीं लोगों के माध्यम से पहुंची है, क्योंकि अच्छे लोग भी हैं, नहीं ऐसा नहीं है। जहां तक विदेश का मीडिया का कुछ सवाल है, दुनिया में मैंने देखा है कि कोई ही देश होगा, रेयर एक्सेप्शन, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाहर की बात कर रहा हूं, कि जहां का मीडिया अपने देश के हितों के खिलाफ कुछ करता हो। कभी नहीं करते। तो कभी कभी ये मीडिया हाउस भी उनके देश के हितों के लिए भी, देशों के बीच की जो स्पर्धा होती है तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उनकी एक अपनी दुनिया है, चलने दीजिए। लेकिन आप देखिए क्या कारण है कि आज सबसे ज्यादा एफडीआई है भारत में, क्या कारण है सबसे ज्यादा एफआईआई है, क्या कारण है इतना निवेश आ रहा है, क्या कारण है कि जब आयुष्मान कोरोना आया, दुनिया के 150 के करीब देश भारत की दवाई के लिए, मुझे लगातार हिंदुस्तान, दुनिया के मैक्सिमम लोगों ने मुझ पर टेलीफोन करके दवाइयाँ मांगी होगी। तो भारत की प्रतिष्ठा है तभी तो कर रहे हैं। और इसलिए ये जो हम 24 घंटे हेडलाइन के भरोसे राजनीति करते हैं, उनकी मजबूरियां होगी। मैं तो दुनिया के लोगों के सामने सत्य लेकर के जाता हूं, सच्चाई पहुंचा कर के रहता हूं, और दुनिया को भारत की तरफ आकर्षित कर रहा हूं। और पीएलआई इसके अभी अभी हम लाए, कितना बड़ा रिस्पांस मिल रहा है जी, कितना समर्थन मिल रहा है। समाजवाद के बारे में आपने कहा कि जो समाजवादी पार्टी है ये फेक सोशलिस्ट हैं, नकली सोशलिस्ट हैं। तो समाजवादी है कौन फिर उत्तर प्रदेश में? क्योंकि अर्थशास्त्री कहते हैं कि बीजेपी जो है वो पहले इकोनॉमिक पॉलिसीज में राइटिस्ट थी, फिर वो सेंट्रिस्ट हो गई, अब वही समाजवाद बन गए हैं। पहली बात है, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से हमारी आर्थिक सिद्धांतों की चर्चा आप सुनोगे तो यही रही है कि हम देश की जनता पे भरोसा करते हैं, देश की जनता के सामर्थ्य पे भरोसा करते हैं। सरकार की नीतियां उनको अवसर देने वाली होनी चाहिए, और हम वो नीतियां बना रहे हैं कि उनको सबसे ज़्यादा अवसर मिले। दूसरी बात है, हमारा मत है, गवर्नमेंट है नो बिजनेस टू डू ए बिजनेस। अब ये कहाँ समाजवाद के साथ बैठता है? ये तो समाजवाद के खिलाफ है। सरकार का काम है गरीब के लिए भोजन की चिंता करो, सरकार का काम है गरीब के लिए घर बनाओ, सरकार का काम है गरीब के लिए शौचालय बनाओ, सरकार का काम है गरीब को पीने का शुद्ध पानी दो, सरकार का काम है गरीब अगर बीमार है तो उसको इलाज की व्यवस्था करो, सरकार का काम है गरीब गांव-गांव तक कुछ रास्ते बनाओ, लोगों को जाने आने की सुविधा करो। सरकार का काम है कि हमारा देश का एग्रीकल्चर ताकत जो है विश्व के बाजार में कैसे पहुंचे, इसके लिए कुछ व्यवस्था करो। छोटे किसान, उसको दरकिनार किया गया, उसकी चिंता करो। और मेरी प्राथमिकता यही है, मुझे
लोगों को घर देना है, मुझे गरीबों को शौचालय देना है, मुझे गरीबों को धुएं से मुक्त करना है, मुझे गरीबों को घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाना है, मुझे गरीब के बच्चों को पढ़ाना है। अगर कोई इसको समाजवाद कहता है तो मुझे ये समाजवाद मंजूर है, तो वोट क्योंकि होगी मैं समाज के लिए हूं। लेकिन मैं जो चर्चा करता हूं नकली समाजवाद, वो ये है, ये पूरी तरह परिवारवाद है। लोहिया जी का परिवार कहीं नजर आता है क्या? वो भी तो समाजवादी थे। जॉर्ज फर्नांडिस का परिवार नजर आता है क्या? वो भी समाजवाद थे। नीतीश बाबू हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो भी तो समाजवादी हैं। परिवार कहीं नजर आता है क्या? ये समाजवादी लोग हैं। लेकिन ये लोग देखिए, पूरा परिवार। मुझे एक बार किसी ने चिट्ठी भेजी थी, मैं तो भूल गया आज। उन्होंने कहा कि इनके परिवार से, ये सपा जो है उत्तर प्रदेश का, 45 लोग ऐसे थे जो किसी न किसी पद पर थे। एक ही फैमिली के 45 लोग। और किसी और ने मुझे कहा कि उनके पूरे परिवार में 25 साल की उम्र के करीब करीब सभी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। क्या ये परिवारवाद का लोकतंत्र के लिए खतरा है? इसलिए मैं कह रहा हूं। तो अखिलेश और जयंत दोनों कहते हैं कि परिवारवाद सिर्फ उनकी पार्टी में नहीं, आपकी पार्टी में भी है। राहुल गांधी भी कहते हैं कि परिवारवाद से जुड़े मतलब सेकंड जनरेशन लीडर्स तो आपकी पार्टी में भी हैं। बहुत बहुत फर्क है। ये फर्क, अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं थोड़ा विस्तार से जवाब दूंगा, बुरा मत मानिए। लेकिन देश की जनता को मैं झूठ के सामने सत्य समझाना चाहता हूं। एक परिवार से अनेक लोग जनता के बीच में जाएं, एक परिवार से 2 लोग जाएं, 3 लोग जाएं और जनता उनको चुनाव करके भेजे, वो एक राजनीति का पहलू है। लेकिन दूसरा, एक परिवार के लोग ही उस पार्टी के अध्यक्ष बने, उस पार्टी के ट्रेजरर बने, उस पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड बने। पिताजी अगर नहीं कर सकते हैं तो बेटा अध्यक्ष बने, बेटा नहीं कर सकता है और बूढ़ा हो गया है तो उसका बेटा अध्यक्ष करे, पिता नहीं रहे तो पुत्र करे। ये जो विरासत और वारसा बारिश के रूप में चल रहा है, डायनेस्टी के रूप में चल रहा है, कोई डायनेमिक्स है ही नहीं, ओनली डायनेस्टी। ये जब बनता है, पार्टी परिवार की बन जाती है। और आप देखिए हिंदुस्तान की बर्बादी कहां से हो रही है। जम्मू कश्मीर से शुरू करिए, 2 पार्टियां मेन रही वहां, दोनों परिवार की पार्टियां हैं। अभी तक उसका कोई नया नेता देखा ही नहीं। आज देश में जो 18 से 40 साल की उम्र के लोग हैं, उन्होंने इन पार्टियों के जितने नेता देखे, एक ही परिवार के देखे हैं। दोनों पार्टी, पंजाब में देखिए परिवार वाली पार्टी, आप हरियाणा में देखिए परिवार की पार्टी, उत्तर प्रदेश देखिए परिवार की पार्टी, झारखंड देखिए परिवार की पार्टी, आप तमिलनाडु में जाइए परिवार की पार्टी। ये परिवार ही पार्टी चलाता है। परिवार जो चाहे उनका भला। ये लोकतंत्र के लिए बहुत से बड़ा खतरा है। एक पार्टी के 2 लोग अगर एमएलए बन गए, एमपी बन गए, तो वो पार्टी परिवार की नहीं बनी है। और ये दोनों को फर्क समझना होगा। कोई ऐसा कह करके इतने बड़े पाप से भाग जाए, ये नहीं चल सकता है। और मेरा मत है, परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों को ही वो नकारता है। दूसरा, जब परिवारवादी राजनीति चलती है, परिवार ही सर्वोपरि होता है। परिवार को बचाओ, पार्टी बचे या न बचे, परिवार को बचाओ, देश बचे या न बचे, ये जब होता है तब सबसे पहले कैजुअलिटी कौन सी होती है? परिवारवादी राजनीति में कैजुअलिटी कौन सी होती है? बेटा जैसा भी होगा लेकिन वही अगला अध्यक्ष बनेगा। तब सबसे बड़ी कैजुअलिटी टैलेंट की होती है। और सार्वजनिक जीवन में जितनी ज्यादा अधिक टैलेंट आए बहुत जरूरी है। इसलिए राजनीतिक दलों का लोकतांत्रिकरण ये बहुत आवश्यक है। परिवारवादी पार्टियां नए अच्छे नौजवानों को राजनीति से आने से रोकते हैं। मान लीजिए कोई नौजवान है जिसको भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना है, लेकिन बाकी कहीं पर उसको जगह ही नहीं है, कहां जाएगा?
क्योंकि बाकी में तो है भाई, उसके परिवार का मैं नहीं हूं, तो थोड़े दिन तो मेरा उपयोग होगा, बाद में मुझे फेंक देंगे। मैं उनके काम आऊंगा तब तो चलूंगा, लेकिन मैं राज्य की भलाई के लिए काम करूंगा तो मैं नहीं चलूंगा। सब नौजवान डर रहे हैं सार्वजनिक जीवन में आने से। भारतीय जनता पार्टी को आ रहे हैं तो लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से चल रही है। तो आप जब परिवार के बारे में बात करते हैं, स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज के जो पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, तो कांग्रेस कह रही है जान के आपने जवाहरलाल नेहरू के स्पीचेस के बारे में, दोनों सदनों में जो आपने स्पीच दिए, राज्यसभा में, लोकसभा में, वहाँ पर आपने नेहरू जी के स्पीचेस पर बहुत तवज्जो दी और यही दिखाने के लिए कि नेहरू जी ने भी ऐसे काम किए हैं जिसके लिए आप उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो राहुल गांधी ने देर रात को मीडिया से बात करते हुए कहा कि आई डोंट नीड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम मोदी जी अबाउट माय ग्रेट ग्रैंडफादर। तो अब ये फिर अब पूरा परिवार के ऊपर बन गया है कंट्रोवर्सी। हालांकि आपने जो एग्जांपल्स दिए थे वो परिवार के ऊपर नहीं था। पहली बात है, मैंने किसी के पिताजी के कुछ नहीं कहा है, मैंने किसी के दादाजी के लिए कुछ नहीं कहा है, नहीं मैंने किसी नाना जी के लिए कहा है, नहीं मैंने किसी की माताजी के लिए कुछ कहा है। मैंने देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो कहा है, और सरकार एक कंटिन्यूटी होती है, और इसलिए एक प्रधानमंत्री के ये विचार थे तब क्या स्थिति थी, आज के प्रधानमंत्री के ये विचार है क्या स्थिति है, और देश का ये हक बनता है। अब दूसरा, बार बार हमें कहा जाता है आप नेहरू जी का नाम लेते नहीं, आप नेहरू जी का नाम, अब हम लेते हैं तो भी मुश्किल हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना डर किस बात का है। प्रधानमंत्री जी, 2014 से आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। अब वो 60 से कम सीटें हैं कांग्रेस पार्टी की, और उत्तर प्रदेश में तो नंबर 4 पर हैं। तो आप इतना वक्त क्यों लगा रहे थे अपने स्पीच में कांग्रेस के ऊपर? पहली बात है कि देश की जो आज हालत है उसमें सबसे जिम्मेवार कोई मुख्य धारा है तो कांग्रेस की धारा है। इस देश को जितने प्रधानमंत्री मिले ना, उसमें से अटल जी को और मुझे छोड़ करके सारे प्रधानमंत्री कांग्रेस कुल के ही थे। इसके कारण देश में एक कांग्रेस की कार्यशैली ही राजनीति में एक प्रकार से मुख्य धारा बन गई। अब जब कांग्रेस की कार्यशैली, कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के पसंद नापसंद के आधार क्या है, संप्रदायवाद है, जातिवाद है, भाषावाद है, प्रांतवाद है, भाई भतीजावाद है, भ्रष्टाचार है, अगर यही इस राजनीति में मुख्य धारा में रहेगा तो देश का कितना बड़ा नुकसान होगा। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमें, और जब मैं कांग्रेस मुक्त भारत कहता हूं तब कांग्रेस की संख्या से मेरा लेना देना नहीं है। अब जैसे हम कम्युनिस्ट पार्टियों की आलोचना करते हैं, अब सत्ता में नहीं है, वो कहीं नजर नहीं आता, एक केरल में कोने में बैठे हैं, फिर भी वो विचारधारा खतरनाक है। उसी प्रकार से कांग्रेस ने जो राजनीति में की चरित्र की मुख्य धारा बनाई हुई है वो देश को तबाह कर रही है। अगर अच्छी कार्यशैली होती है, अच्छे तौर तरीके होते हैं तो देश आज से पहले बहुत आगे निकल चुका होता। बहुत रुका हुआ, ठहरा हुआ, जनता ने कुछ कर लिया तो कर लिया, ये हुआ है। उत्तर प्रदेश पे ही वापस आती हूँ। वहाँ पर जो ऑप्टिक्स की बात कर रही हूँ, जो पहले चरण में जो चुनाव होने वाले हैं, ऑप्टिक्स में ऐसे लग रहा है जैसे दो युवा नेता हैं, अखिलेश और जयंत, और दूसरी तरफ बहुत ही पावरफुल योगी जी और मोदी जी, जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, कह रहे हैं, और उनके साथ है ईडी, उनके साथ है जुडिशरी, उनके साथ है मीडिया। तो एक अनइवन प्लेइंग ग्राउंड है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? पहली बात है कि ये दो लड़कों वाला खेल तो हमने पहले भी देखा था, और इतना अहंकार था कि उन्होंने गुजरात के दो गधे ये शब्द प्रयोग किया था, और उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको हिसाब दिखा दिया। और एक बार तो दो लड़के भी थे और एक बुआ जी भी उनके साथ थी, फिर भी उनके हाल नहीं बना, क्योंकि उत्तर प्रदेश इस प्रकार के जोड़ से अगर किसी को 25 साल पर
मताधिकार मिलता है, मान लो 25 साल पर चुनाव लड़ने का हक मिलता है, मान लीजिए, मताधिकार तो 18 साल में मिल जाता है, लेकिन 25 साल पर उसको चुनाव। लेकिन कोई पिताजी ऐसा कहे कि देखो मेरा ये बेटा है वो 10 साल का है, ये बेटा है 15 साल का, दोनों 25 के हो गए, उनको चुनाव लड़ने दो, तो कोई लड़ने देगा क्या? तो इस प्रकार की मेलजोल से चलता है क्या? नहीं, पर जो उनका आरोप है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, क्योंकि बीजेपी सरकारी मशीनरी और इदारों का इस्तेमाल करती है, ईडी का, और टैक्स रेड्स होते हैं कैंडिडेट्स पर, उनके रिश्तेदारों पर, आप क्या कहेंगे? हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार ये दिमक की तरह देश को परेशान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऐसे लोगों के खिलाफ हर जनता ने हर बार आवाज उठाई कि नहीं उठाई है? अगर मैं कुछ न करूं तो जनता मुझे माफ करेगी क्या? जहां से भी सरकार को जानकारी मिलेगी, सरकार ने कदम उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? और कदम उठाने के बाद अगर देश के खजाने में अरबों खरबों रुपये आ रहे हैं तो मेरी तारीफ होनी चाहिए। अच्छा, चुनाव के समय हिंदुस्तान में हर बार चुनाव चलता रहता है भाई, तो सरकार काम करना बंद कर दे क्या? चुनाव आप एक बार तय कर लीजिए भाई, 5 साल में एक बार ही चुनाव होगा, सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, सभी राज्यों के साथ होंगे, केंद्र का साथ में होगा, सारा खर्चा भी बच जाएगा, तो फिर कभी ईडी भी नहीं दिखाई देगा, सीबीआई भी नहीं दिखाई देगा। अब क्या करे? वो तो सरकारी दफ्तर है, वो अपने अपने तरीके से काम करते हैं, वो स्वतंत्र तरीके से काम करते हैं, चुनाव बीच में आ जाता है, करेंगे क्या? वो तो अपने टाइम टेबल से चलते रहते हैं, जहां से उनको जानकारी मिलती है करते हैं, सरकार का उसमें कोई रोल भी नहीं होता है। ये पहला चुनाव है किसान कानून वापस लेने के बाद चुनाव। जब आपने देश के नाम संदेश किया तो उस टाइम आपने कहा कि ये चुनाव से संबंधित डिसीजन नहीं था, आपने पूरे उस प्रक्रिया के बारे में बताया, लेकिन आपके समर्थक भी कह रहे थे दैट देयर वाज सो मच ऑफ पर्सनल कैपिटल। प्रधानमंत्री जी शायद कन्विंस नहीं कर पाए किसानों को कि ये देश हित में है, किसानों के हित में है, और उसकी वजह से आपके समर्थन भी जो हैं वो डिसअपॉइंट हो गए थे। तो क्या आप इसको एक व्यक्तिगत रूप में आप इसको एक हार मानते हैं? देखिए, मैं किसानों के दिल जीतने के लिए निकला हुआ इंसान हूँ। मैं छोटे किसानों का दर्द समझता हूँ और मैंने हमेशा उनके दिल जीतने का प्रयास किया है, और हिंदुस्तान भर के किसानों का मैंने दिल जीता भी है, मेरा साथ दिया है, समर्थन किया है। लेकिन मैंने कहा था, उस दिन भी कहा था टीवी में, कि मैंने किसानों की भलाई के लिए कदम उठाए, लेकिन आज देश के हित में मैं वापस कर रहा हूं। मैं समझता हूं इसको अधिक विस्तार मुझे करने की जरूरत नहीं है। बाद के घटनाक्रमों से पता चलेगा कि क्यों जरूरत पड़ी थी। तो क्या आप एक डायलॉग करने के लिए फिर से तैयार हैं, किसानों को कन्विंस करने के लिए? इस देश के लोकतंत्र का ये सबसे पहला कर्तव्य बनता है, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का और सरकार का, कि जनता के साथ संवाद करते ही रहना चाहिए, और हम लगातार करते हैं। हम कभी भी संवाद टूटना जिसके पक्ष में है ही नहीं। हर किसी को, मुझे भी सुनना चाहिए, मेरी सरकार को भी सुनना चाहिए, और बातचीत करना ही चाहिए। बातचीत हमेशा होनी चाहिए, और इश्यू पर चर्चा ना हो ऐसा नहीं है। जैसे हम बजट के पहले, बजट कैसा बने हद से क्यों पूछते हैं, किसानों से भी पूछते हैं कि बजट कैसा बनना चाहिए, उनके विचार लेते हैं। ये हम तो मानते हैं कि सब कुछ ज्ञान बाबुओं के पास है और नेताओं के पास है, ऐसा हम नहीं मानते। हमारे देश के पास, हर नागरिक के पास अनुभव है, हर नागरिक के पास ज्ञान का भंडार है। हम तो सबसे संवाद करना चाहते हैं, सबसे सीखना चाहते हैं, सबके सुझावों के आधार पर हम चलना चाहते हैं। कोविड के टाइम, फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव, उसके बारे में आपने अपने स्पीच में भी जिक्र किया कि
उसे आपने कहा कि जो कोविड के अगेंस्ट जो हमारी लड़ाई थी वो वी वर विक्टोरियस, मतलब भारत जो है वो विक्टोरियस उभर के आया। लेकिन आपने ये भी कहा कि महाराष्ट्र की सरकार और दिल्ली की सरकार जो है वो नकारात्मक कार्य कर रही थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और शिवसेना ने तीनों ने कहा कि नहीं, ये गलत है। कोविड की लड़ाई में जो नाकामयाबी सरकार की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, वो हम पे लादा जा रहा है। मैंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी जब लॉकडाउन हुआ, WHO समेत सब लोग कहते थे कि जो जहां है वहां रहे, वो एक जगह से दूसरी जगह पे न जाए, वरना कोरोना के वो शिकार हो जाएगा, उसका जीवन को तकलीफ हो जाएगी। और उस समय कोरोना किस चाल से चलता है, उसका रूप रंग क्या है, कोई पता ही नहीं था दुनिया को। लॉकडाउन, अफरा तफरी में लॉकडाउन राज्यों ने शुरू कर दिए थे, राज्यों ने लगातार अपनी तरफ, और एक राज्य लॉकडाउन कर रहा है तो दूसरे, तो इसलिए नेशन वाइड कुछ करने की आवश्यकता बन गई थी। ये लोग भूल जाते हैं, लॉकडाउन पहले से ही राज्यों ने शुरू कर दिए थे। भारत सरकार ने तो बाद में लॉकडाउन का निर्णय करना पड़ा सबको एक साथ उसकी स्थिति सुधारने के लिए। दूसरी बात है, मैंने कहा कांग्रेस पार्टी ने फ्री टिकट दे करके लोगों को प्रोत्साहित किया कि आप जाइए। वो टिकट तो दिया उन्हें 500,000 लोगों को, लेकिन हवा बना दी कि जाओ। अब उस समय ये न करते तो हमारे देश के श्रमिकों को दो चार, क्योंकि भय का वातावरण तो था ही था, 2-4 दिन में चीजें संभल जाती उनको पर, तो बाद में व्यवस्थाएं खड़ी हो जाती। लेकिन उल्टा किया और पूरी ताकत श्रमिकों के लिए लगानी पड़ी। तब जाकर के योगी जी को हजारों बस भेजनी पड़ी यहाँ पर। यहाँ पर भी दिल्ली में आप पार्टी ने, उसके नेताओं ने जीपों में जाकर के झुपड़पट्टी में कहा है, वीडियो अवेलेबल है, कि भाई आप जल्दी जाइए और वहां पहुंचिए, वहां से आप अपने घर पहुंच जाइए, यहां तो लॉकडाउन हो रहा है। भय पैदा कर दिया। और मैं हमेशा कहता हूं, ये भारत की जनता इतने बड़े संकट में, दुनिया मानती थी कि हिंदुस्तान का हालत सबसे खराब होगा, और स्वाभाविक था कि इतनी बड़ी जनसंख्या, हम इस प्रकार से समूह में रहते हैं, हमारा जीवन भी सामूहिक होता है, और ये बीमारी ऐसी है कि तुरंत लपेट लेती है, तो हमारे लिए हर प्रकार के संकट थे, ये तो मानना पड़ेगा। और बीमारी ने दुनिया भर को जिस प्रकार से समृद्ध देशों को तबाह कर दिया है, उसकी तुलना में हम बच पाए, तो हम गर्व से कह सकते हैं कि भाई हिंदुस्तान के नागरिकों ने जो भी उनके पास संसाधन थे, उन्होंने अपने डिसिप्लिन को फॉलो किया और उन्होंने अपने आप को बचाने में काफी मदद की। तो विजय मैंने जो भी कहा है 130 करोड़ को, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि कोरोना खत्म हो गया। मैं तो आज भी कहता हूं ये बहुरूपिया है, वो कभी भी नए रंग रूप के साथ मैदान में उतर आता है और हमारी स्थितियों को चुनौती देता है। हमें हर बार डायनेमिक व्यवस्था से नई नई व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ रही है और हमें जागरूक रहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी, चुनाव 5 राज्यों में है। अब पंजाब की बात करती हूँ तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने जो अपना एलाई खोया है पंजाब में, उसकी वजह से मतलब तीसरी पार्टी आ रही है शायद पंजाब में पहली बार, पर बीजेपी कभी अपना रूट्स बना नहीं सकी उस राज्य में। क्या आप इसको एक राजनीतिक विफलता मानते हैं? मैं समझता हूं कि मेरी पार्टी के जो वरिष्ठ नेताओं ने उस समय जो नीतियां बनाई, जो रणनीतियां बनाई, वो उस समय के लिए बहुत अनिवार्य थी, और उसके कारण पंजाब की एकता, पंजाब के अंदर फिर से एक बार शांति का माहौल बने, पंजाब खून खराबे से बाहर निकले। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के बजाय पंजाब का हित सुप्रीम माना, और उसने राजनीतिक जो भी कॉम्प्रोमाइज करने की आवश्यकता थी किया, वो बहुत जरूरी था, इसलिए किया। हम पंजाब को खून खराबे से बाहर निकालना चाहते थे, हम पंजाब को शांति देना चाहते थे, और उसके लिए अगर बीजेपी का नुकसान होता है तो होने देंगे, ये हमने होने दिया। बीजेपी तब भी पनप सकती थी, लेकिन हमारे लिए जरूरी था कि हम उस रास्ते पर चले जिसके कारण हम यहाँ पर सुख शांति का माहौल बनाने में हम बहुत बड़ा पॉजिटिव योगदान दे सके, और वो हमने किया, और पंजाब को बाहर निकालना में उस संकट से बाहर आए। जहां तक राजनीति का सवाल है, आज भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक
विश्वसनीय पार्टी के रूप में पंजाब में उभरी है। आपने देखा होगा बहुत बड़े वरिष्ठ लोग, समाज जीवन के वरिष्ठ लोग, जिनका राजनीति से लेना देना नहीं थे, वैसे बहुत बड़ी मात्रा में पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। फिर जो राजनीति के बहुत बड़े महारथी हैं, ऐसे लोगों ने भी अपने पुराने दल छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी, टिकट दे या ना दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पंजाब के स्थिरता के लिए, पंजाब के विकास के लिए, पंजाब की शांति के लिए बहुत जरूरी है और इसलिए पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का शासन बनना चाहिए। आज पंजाब से आवाज उठी है और इसलिए है हम आगे बढ़े हैं। आज दो दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। कैप्टन साहब और ढींडसा साहब बहुत पुराने लोग हैं जो राजनीति के वहाँ महारथी रहे, 3-3 दशक तक, जिन्होंने वहाँ की राजनीति को दिशा दी है। ये लोग आज भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं और इसलिए मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पहले की तुलना में बहुत ही यशस्वी होगी। पंजाब के लोगों के जो एस्पिरेशंस, कई कारणों से हमने भी शायद कॉम्प्रोमाइज कर करके अपनी पार्टी का नुकसान किया, हो सकता है कुछ लोगों का भी हुआ होगा, लेकिन अब जब हम खुल करके आए हैं तो उनका भी हौसला बुलंद हो गया। जो लोग दबे हुए रहे थे वो भी खुल करके हमारे साथ आए हैं। हमने किसान को डायरेक्ट बेनिफिट के लिए हम अड़े रहे, हमने कैप्टन साहब को समझाया, कैप्टन साहब हमारे साथ थे, उस समय वो मुख्यमंत्री थे, सहमत हुए और किसान को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हमने किया पंजाब में उसकी खेत की। तो मैं 1000 से ज़्यादा वीडियो निकली है, 1000 से ज़्यादा सोशल मीडिया में, एक मिनट की वीडियो में देख रहा था, मैंने भी कभी 10-12 तो देखी होगी। किसान कह रहा है कि मेरा खेत तो उतना ही है, मेरी फसल वही है जो मेरे 20-25-30 साल से हम कर रहे हैं, पैदावार भी उतनी है, लेकिन मेरे घर में इतने रुपये पहले कभी नहीं आए जितने मोदी जी की सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का निर्णय किया और किसान को जो माल है उसका पैसा सीधा बैंक में खाते में उसके जाएगा। तो सारे बिचौलिए गए, कट जो होता था वो गया और मुझे मेरा पूरा पैसा मिला। ये छोटा किसान आज भारतीय जनता पार्टी का जय जयकार कर रहा है। जी, आप जब गए थे पंजाब तो आपका काफिला ब्रिज पे अटक गया था और आपने किसी ऑफिशियल को कहा कि आपने चीफ मिनिस्टर को कही है मैं जिंदा वापस जा रहा हूँ। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है सिक्योरिटी को लेकर, लेकिन उस वक्त आपको कैसे महसूस हुआ था, क्योंकि आप पंजाब से पता नहीं कब से जुड़े हुए हैं? मैं इस पूरे नॉर्थ से पार्ट से मेरा बहुत निकट नाता रहा है। मैं पंजाब में बहुत रहा हूँ, मैं पंजाब की मेरा बड़ा नाता रहा है। मैं मेरी पार्टी का काम वहाँ करता था। मैं पंजाब के लोगों की जो वीरता है ना, मैंने देखी है। पंजाब के लोगों के दिल को मैं जानता हूँ। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मैं अपनी पार्टी का काम करता था, उस समय तो ये आतंकवाद बड़ी एकदम हालत बड़ी ख़राब थी, शाम के बाद कोई निकल नहीं पाता था और मैं शायद मोगा में था या तरन तारण में था, मुझे याद नहीं है आज, और मुझे अगले स्टेशन पे जाना था, लेकिन कार्यक्रम के कारण देर हो गई। मैं और मेरे ड्राइवर दो ही थे, हम निकले और दुर्भाग्य से हमारी गाड़ी खराब हो गई रास्ते में। तो हम कोशिश कर रहे थे लेकिन गाड़ी चल नहीं रही थी। तो उस समय एक पुरानी एम्बेसडर मेरे पास थी, धक्के भी लगाए, कोशिश की, तो खेत में 2-3 लोग थे, सरदार थे, वो दौड़ते हुए आए, उन्होंने भी धक्के लगाने में मदद की, लेकिन गाड़ी नहीं चली। फिर हमने कहा भाई नज़दीक से हमें कोई मैकेनिक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो साहब यहाँ तो अभी तो कोई मिलेगा नहीं, बहुत दूर दूर है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि देखो भाई, तुम्हें बुरा न लगे तो एक बात करो। मैंने कहा क्या? बोले तुम गाड़ी यहाँ छोड़ दो, तुम और तुम्हारा ड्राइवर खेत में हमारे साथ चलो, हमारी वहाँ झोपड़ी है, वहीं खाना खा लो और रात को रुक जाओ। सरदार परिवार, जिस प्रकार से उन्होंने मुझे संभाला, उन्होंने कहा भाई कुछ भी हो तुम सुबह जाना, अब यहीं रुक जाओ। बाद में उनको पता चला मैं तो भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। वो कहा ठीक है भाई, तुम भाजपा के हो, कुछ भी हो, तुम आज रात मेरे यहाँ रुको। मैं हैरान हूँ जी, खेत में उन्होंने अपनी जो छोटी सी जगह होती है उसमें रखा, मेरा खान पान की व्यवस्था की और सुबह
उनका बेटा जाकर के एक मैकेनिक को ले आया, गाड़ी ठीक की, और मैंने पंजाब का ये दिल देखा है जी। इन सरदारों के भावों को जानता हूँ मैं इतने। और मेरे तो गुजरात में, मेरे कच्छ में अंदर इतने मेरे परिवार हैं सरदार। मैंने जब लखपत में गुरुद्वारा का भूकंप में नुकसान हुआ था, मैं वहाँ गया देखने के लिए, मुझे बड़ा दर्द हुआ। तो मैं ऐसे ऐसे कारीगरों को लाया राजस्थान वगैरह बाहर से कि वैसा ही मुझे गुरुद्वारा बना के दो जो गुरु नानक देव जी के जहाँ चरण पड़े थे। बनाया दोबारा। आज कच्छ के अंदर जो हमारे सरदार परिवार हैं, बहुत बड़ी मात्रा में है, खेती करते हैं। जब वो इसका बात का वर्णन, उनकी आंखों में से आंसू आ जाता है जी। और मैं अभी कुछ दिन पहले भी एक वर्चुअल मीटिंग में मैंने उस गुरुद्वारा में सबसे बात की। मेरा इतना लगाव रहा है जी। आपने देखा होगा, एक किताब है पढ़ने जैसी है सरकार की, शायद अंग्रेजों के ज़माने में जी भी सिख कौम के लिए नहीं हुआ है। अंग्रेजों के ज़माने में, कांग्रेस के ज़माने में तो हुआ ही नहीं है। ऐसे अनेक काम मैंने देश के कल्याण के लिए, हमारे सिख भाइयों की वीरता का सम्मान करने के लिए किए हैं। और मुझे गर्व है। चुनाव की जगह पर है, लेकिन मैं मानता हूँ ये मेरे देश के वीर जवान हैं, मेरे देश के सच्चे किसान हैं। उनके कल्याण के लिए मैं जितना कर सकूँगा मैं करता रहूँगा। तो क्या उस दिन आपको ऐसे लगा कि ये राजनीतिक आंदोलन था, इसलिए ऐसे हुआ? ऐसा है कि इस विषय में मैंने पूरी तरह मौन रखा हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इसको गंभीरतापूर्वक इस बात को देख रही है। मेरा कोई भी वाक्य पूरी जो चल रहा है उस पर प्रभाव पैदा करे यह उचित नहीं है। जो भी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच कमेटी निकालेगी, जो सत्य होगा देश के सामने आएगा, और हमें तब तक इंतजार करना चाहिए। जी, आपने दोनों स्पीच में, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, आपने कई बार कांग्रेस पर हमला किया, और कांग्रेस पार्टी कहती है कि आपने राहुल गांधी के जो एलिगेशंस थे, चाहे बेरोजगारी पर हो या भारत चाइना पर हो, आपने उसका जवाब नहीं दिया, उल्टा उन पर वार किया। तो पहली बात यह है कि हमला करने वाली भाषा न मैं जानता हूं, न मेरी वो प्रकृति है। लेकिन तर्क के आधार और तथ्य के आधार पर सदन में मैं कोई बात बताऊं, वो मीडिया के लिए गरम गरम मसाला बनाने के लिए हमारा शब्द उपयोग होता होगा। हम हमला नहीं करते, हम संवाद करते हैं। वाद विवाद भी होता है, टोका टाकी भी होती है, और वो मुझसे मैं बहुत हंसते हुए इसको स्वीकार करता हूँ। मैं इसके कारण मुझे कोई नाराजगी नहीं होती। और मैंने हर विषय के तथ्य दिए हैं, हर विषय को तथ्यों के आधार पर बात की है। कुछ विषयों पर सदन में हमारे विदेश मंत्रालय ने विस्तार से कहा है, कुछ विषयों पर हमारे रक्षा मंत्रालय ने विस्तार से कहा हुआ है, और कुछ विषयों पर जरूरी जहाँ था वहाँ मैंने भी कहा है। और इसलिए इस प्रकार से जो सुनते ही नहीं है, जो सदन में बैठते ही नहीं है, अब उनकी कमेंट पर मैं जवाब क्या दूंगा। आपने कहा कि आपने मन बना लिया है, 100 साल आप पावर में नहीं आना चाहते, तो मैंने भी मन बना लिया। आपने क्या मन बनाया? हमने मन बना लिया है कि अब राष्ट्र को हम उस बुराइयों की तरफ जाने नहीं देंगे। हम देश में जनहित के लिए जीने वाले, जनहित के लिए जूझने वाले, जनता जनार्दन के सपनों को पूरा करने वाली व्यवस्थाओं को ही बनाएंगे, उसी को बढ़ाएंगे, उसी को चलाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो उसको साथ देंगे। यही हमारा रहेगा रास्ता। हम जो देश को तबाही के रास्ते पर ले जाने वाले जितने तरीके हैं वो नहीं आने देंगे। ANI के साथ बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।